आज हम इस वीडियो के अंदर भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता की बात करने वाले हैं, लेकिन हम ना तो इस पर बात करेंगे कि भारत ने विश्व को क्या क्या दिया है। फॉर एग्जांपल, जीरो डेसिमल सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलस, अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पाई, ग्रेजुएटेड कैलकुलेशन, आयुर्वेदा, एनेस्थीसिया, सर्जरी, आर्टिफिशियल लिम्ब, परमाणु, मेडिटेशन, योगा, मार्शल आर्ट, चेस, शैम्पू, बटन, स्नेक एंड लेटर्स, रेवोल्यूशन पीरियड, रिलीजन, शुगर, नेविगेशन, पावर, वैल्यूज, फर्स्ट लिटरेचर, फर्स्ट लैंग्वेज, फर्स्ट रिपब्लिक, चेक, म्यूजिक, कैटापल्ट, माइनिंग। पर हमें क्या, और ना ही हम इसके बारे में बात करेंगे कि भारत का कल्चर कितना डाइवर्स है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में 1.4 बिलियन लोग हैं, जो 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइडेड है, जहाँ पे 22 शेड्यूल लैंग्वेज, 121 वाइल्ड स्पोकन लैंग्वेज है, 19,500 डायलैक्ट्स है जिनको बोलने वाले लोग हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, जोरोस्ट्रिज्म, जुडाइज्म, ऐसे कई रिलीजन से बिलोंग करते हैं। और वो भी डिवाइडेड है 2 टाइम जोन, 6 फिजियोग्राफिक जोन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 5 क्लाइमेट जोन्स एंड मोर देन 2000 एथनिक ग्रुप्स के अंदर। पर हमें क्या मतलब, और हम ना ही इसकी बात करेंगे कि वर्ल्ड रिनोड इंटेलेक्चुअल्स भारत के बारे में क्या सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज हम मेनली दो बातों को समझेंगे कि आखिर हमारी संस्कृति क्या थी और आज के इस हाईली एडवांस वर्ल्ड में आखिर उसकी जरूरत ही क्या है। और इसके लिए हम 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे: ओरिजिन, एजुकेशन, सिविलाइजेशन, हिस्ट्री एंड कंटेम्प्ररी प्रॉब्लम्स। तो आइए समझते हैं। दुनिया में ऑलमोस्ट 90% नॉन अफ्रीकन मेल पॉपुलेशन हैप्लोग्रुप एफ है, जिसका ओरिजिन इंडिया है। और ऑलमोस्ट 100% नॉन अफ्रीकन फीमेल पॉपुलेशन का हैप्लोग्रुप एम या एन है, जिसका ओरिजिन भी इंडिया ही है। इसका मतलब अफ्रीका से सबसे पहले मानव जाति इंडिया में आई और यहाँ से विश्व के हर जगह यूरोप, चाइना, जापान, अमेरिका तक गई। आपने आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा कि कैसे आर्यंस यूरोप से आए और उन्होंने भारत में आकर द्रविडियंस को गुलाम बना लिया। दरअसल इसी वजह R1A1A है। ये एक जेनेटिक मार्कर है जो 20,000 साल पहले इंडिया में ओरिजिनेट हुआ और इसकी सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन भारत और यूरोप के अंदर है। लेकिन आज तक ऐसे किसी भी इन्वेजन के कोई सबूत नहीं मिले, क्योंकि जब भी ऐसा कोई इन्वेजन होता है तो वहाँ कल्चरल चेंज या युद्ध के एविडेंस मिलते हैं। लेकिन इस बात की काफ़ी साइंटिफिक एविडेंस है कि यहाँ से लोग यूरोप गए और भारत के हर पार्ट के अंदर लोगों में जेनेटिक सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं। तो इसका मतलब ये साफ है कि यहाँ पे जो लोगों में डिफरेंस है उसके बेसिस रेस नहीं बल्कि ज्योग्राफी है। अब आप ही सोचेंगे कि हम इतनी पुरानी बातें क्यों कर रहे हैं। दरअसल हम इंडियंस की बड़ी संख्याओं में डील करने की आदत बहुत पुरानी है। जब पूरी दुनिया मैक्सिमम 10⁶ तक की संख्याओं का यूज़ करती थी, तब भारत में 10⁵ तक की संख्याओं का यूज़ बहुत कॉमन था। जब सारा विश्व पत्थर युग में जी रहा था तो भारत में हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने चरम पर थी। ये दुनिया की पहली कंप्लीटली प्लांट सिविलाइजेशन थी। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम आज के भारत से भी बेहतर था। यहाँ पर कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स थी। यहाँ का ट्रेड, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, आर्किटेक्चर बहुत ही उन्नत स्तर पर था। यहाँ पर फॉरेन से ट्रेवलर्स आते थे, मतलब कि ये तब का अमेरिका हुआ करता था। भारत के और ये सिविलाइजेशन केवल सप्त सिंधु रीजन में नहीं बल्कि भारत के बहुत सारे हिस्सों में फैली हुई थी और ये जगहें आपस में इंटरकनेक्टेड थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज़ादी के बाद से इस पर बहुत ही कम रिसर्च हुई है और हमें इस समय के बारे में बहुत ही कम पता है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? भारत में पिछले 10,000 से भी ज़्यादा सालों से कल्चरल कंटिन्यूटी है। यहाँ पर 2,000 सालों से लगातार विदेशी आक्रमण हुए और ऐसे आक्रमण से बड़ी बड़ी सभ्यताएं नष्ट हो गई। भारत पर उन्होंने 1,000 साल लगातार शासन किया, लेकिन यहाँ की सोच, यहाँ की संस्कृति को खत्म नहीं कर पाए बल्कि इसी का एक हिस्सा बन गए। चलिए हजारों साल पहले चलते हैं, जब दुनिया की सबसे पहली भाषा वैदिक संस्कृत का जन्म हुआ। यहाँ लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट 100% थी, क्योंकि भारतीय संस्कृति में मंदिर केवल प्रार्थना का स्थान नहीं बल्कि एक विद्यालय भी होते थे। यहाँ हर किसी को, चाहे स्त्री हो या पुरुष, बिना किसी जातिगत भेदभाव के, चाहे आप किसी भी देश से हो, मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती थी। बिना एक पैसा खर्च किए आपको रहने व खाने की व्यवस्था भी की जाती थी, क्योंकि ये सारे संस्थान लोकल रूलर्स के द्वारा फंडेड होते थे। यहाँ पर विज्ञान, गणित, लॉजिक, नीति शास्त्र और व्याकरण जैसे कई विषय पढ़ाए जाते थे। यहाँ शिक्षा के कई स्तर होते थे, जैसे गुरुकुल, विहार और विश्वविद्यालय। यहाँ के विश्वविद्यालय इतने बड़े होते थे कि एक बार में हजारों विद्यार्थी यहाँ पढ़ा करते थे और लोग यहाँ विदेशों से शिक्षा लेने आया करते थे। यहाँ तिलहारा, शारदा पीठ, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उदंतपुरी और ऐसे कई विश्वविद्यालय थे। कहा जाता है कि जब बख्तियार खिलजी ने तिला विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को जलाया तो वो आग 1 महीने तक जलती रही। और इसी तरह विदेशी आक्रमणों से हमारे सारे शिक्षा संस्थान नष्ट हो गए। और जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए तो उन्होंने हमारे इतिहास को मनगढ़ंत बताया, कहा कि वो माइथोलॉजी है क्योंकि लिखित में कुछ नहीं है। और फिर उन्होंने हमारे सारे शिक्षा संस्थानों को नष्ट कर दिया और अपना मैकालियन एजुकेशन सिस्टम लेकर आए, जिसमें से केवल पढ़े लिखे गुलाम निकलते थे, और वो सिस्टम आज तक चला आ रहा है।
मुफ्त शिक्षा तो छोड़िए, हम सबको शिक्षा भी उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, और जो शिक्षित है उनके पास रोजगार पाने लायक स्किल्स ही नहीं है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो आने वाले 10 सालों में हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह ऑब्सोलीट हो जाएगा। आप तो जानते होंगे कि कैसे मुगलों और अंग्रेजों ने हम पर इतने सालों तक शासन किया और वो कितने महान थे, क्योंकि हमें हमारी इतिहास की पुस्तकों के अंदर उनके बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ाया जाता है, लेकिन हमें कभी भी हमारे भारतीय महान साम्राज्य के बारे में इतने डिटेल से नहीं पढ़ाया जाता। क्या आप जानते हैं कि चोला साम्राज्य ने 1000 साल तक शासन किया। उनका मैरीटाइम इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने पूरे साउथ ईस्ट एशिया पर राज किया। उनका जो शासन था वो श्रीलंका, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड से लेकर इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया तक था। और इसका सबूत आज भी आपको उनकी संस्कृति, उनके नाम और वहां मौजूद मंदिरों में मिलेगा। और ऐसे हमारे इतिहास के अंदर कितने ही एग्जाम्पल हैं, अशोक, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, कनिष्क। लेकिन हमारे इतिहास में हमें पढ़ाया जाता है कि भारतीय इतिहास केवल 1000 साल पुराना है, और जिसे पढ़कर किसी भारतीय को अपने देश पर शर्म आएगी। लेकिन ये 1000 साल भारतीय इतिहास में 10% भी नहीं है। ऋग्वेद जो दुनिया का सबसे पुराना नॉन लिटरेचर है, 2500 साल ईसा पूर्व पुराना माना जाता है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसी नदी सरस्वती का उल्लेख है जो कि साइंटिफिकली 3500 साल पहले सूख गई थी। तो क्लियरली हमारे लिटरेचर इससे भी कई ज़्यादा पुराने हैं। रामायण और महाभारत के कई सारे इवेंट्स के आज हमें सबूत मिलते हैं जो कि ज्योग्राफिकली भी काफ़ी एक्यूरेट हैं। इनके अंदर कई सारे एस्ट्रोनॉमिकल डाटाज भी दिए हुए हैं, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप एस्ट्रोनॉमिकल डाटा नकली नहीं बना सकते। लेकिन ये सब इतिहास के केवल सही या गलत होने की बात नहीं है, ये हमारा प्रिविलेज है, एक विशेषाधिकार है। कैसे, आइए समझते हैं। इस धरती पर हर प्राणी का मुख्य उद्देश्य है किसी भी तरह जीवित रहना, और जब तक मनुष्य जिंदा रहने के लिए संघर्ष करता है वह इस धरती के अन्य प्राणियों से भिन्न नहीं है। परंतु जब भी मानव के जीवन का स्तर बेहतर हो जाता है और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा दर बढ़ जाती है, तब वहाँ संस्कृति का जन्म होता है और मनुष्य की वैचारिक जिज्ञासा का विकास होता है। मैं कौन हूँ, इस जीवन का क्या उद्देश्य है, मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या करना सही है, ऐसे सवालों का जन्म होता है। और इन्हीं सवालों के जवाबों के साथ जन्म होता है धर्म और आध्यात्म का। और अगर आप देखें तो आज भी कोई भी संस्कृति, कोई भी धर्म भारतीय संस्कृति के आसपास भी नहीं है। उदाहरण के लिए अगर आप आज विश्व की सबसे गंभीर समस्याओं को देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि ये हमारी संस्कृति से किस तरह जुड़ी हुई हैं। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आज के विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। कैपिटलिस्टिक अप्रोच ने हमें कंज्यूमर मेंटेलिटी में डाल दिया है। इससे हमारी चॉइसेस तो बढ़ गई, पर हम इस गलतफहमी में पड़ गए कि सब कुछ इनफाइनाइट है, हम कुछ भी कितना भी बिना किसी कंसिक्वेंस के यूज़ कर सकते हैं। और इसी चीज़ से बचने के लिए हमारी संस्कृति में हमने हर उस वस्तु या प्राणी को जो हमारा पालन करता है भगवान की संज्ञा दी है। धरती, नदियाँ, पेड़, पहाड़, गाय, अन्न, जलवायु, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, हम सबके आगे झुकते हैं क्योंकि हम इन सब के महत्व को समझते हैं। केवल हमारी संस्कृति ही ये मानती है कि ब्रह्मांड मानव केंद्रित नहीं है, और ये हमारा ही कल्चर है जिसमें पेड़ को बचाने के लिए लोग उनके साथ कटने तक को तैयार हो गए। दुनिया में बड़े बड़े देश आज इमिग्रेशन की समस्या से जूझ रहे हैं। उनके लिए आज भी किसी बाहरी व्यक्ति को अपना लेना एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे में वसुधैव कुटुंबकम यानी सारा विश्व एक परिवार है, इस ध्येय को भारतीय संस्कृति ने हजारों वर्षों पहले ही अपना लिया था। जहाँ सारी दुनिया केवल बाहरी भौतिकवादी संसार को समझने में लगी रही, वहाँ भारतीय संस्कृति बाहरी से कहीं अधिक आंतरिक तत्व को महत्व देती है। और आज एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ट्रॉमा, इंसोम्निया, डिमेंशिया, ओबेसिटी और ऐसे कई डिसऑर्डर से बचने के लिए सारी दुनिया ने योगा और ध्यान को अपना लिया है। और आज यूनाइटेड नेशन के द्वारा पूरे विश्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आज हम देखेंगे तो विश्व में हर जगह फ्री स्पीच पर पाबंदी है, लोगों की सोच को दबाया जा रहा है, सत्ता में बैठे लोग सवालों से बच रहे हैं। तब हमें एक ऐसी संस्कृति की याद आती है जो सवालों पर आधारित हो, जिसमें भक्त भगवान का संवाद भी सवालों में हो, जहाँ लोगों ने भगवान को श्राप तक दिया हो, और जहाँ जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य स्वर्ग नहीं बल्कि मोक्ष यानी मुक्ति यानी फ्रीडम हो। और जिस भारत को हम धर्मों का जन्मस्थल मानते हैं, क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे पहले एथिस्ट भी भारत में ही थे? और क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे पहले रिपब्लिक स्टेट, जहां जनता खुद अपने प्रतिनिधि चुनती है, का जन्म भी भारत में ही हुआ था? इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा अधिकार नहीं बल्कि हमारी आदत है।
क्या आपको पता है कि इस चैनल पर सब्सक्राइब बटन दबाने पर अब आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आपके नोबेल प्राइज़ जीतने के चांस 10% तक बढ़ जाएंगे।